नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी भूगोल का पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 10th का भूगोल है। इस अध्याय का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोज़ आए और हमारा लाइव क्लास भी बहुत जल्द आने वाला है तो उसको आप ज्वाइन कर पाएँ। इस पहले अध्याय में हमें संसाधनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अभी हम लोग इस अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों का हल देखने वाले हैं और ये सारा सवाल ब्राइट पब्लिकेशन का जो मॉडल पेपर आपके पास है उससे लिया गया है। संसाधन का क्या मतलब होता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कोई भी वस्तु जब मनुष्य के काम में आती है, जब मनुष्य किसी भी वस्तु का उपयोग कर लेता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तब उसको कहा जाता है संसाधन। क्या कहा जाता है? संसाधन। इसका अर्थ है कि जब तक कोई वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर रहा है, यानी जब तक हम किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब तक वो संसाधन नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके घर में कहीं पर एक कलम पड़ा हुआ है, तो जब तक वो कलम सिर्फ पड़ा हुआ है, मतलब कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तब तक वो सिर्फ एक वस्तु है। लेकिन जब आप उस कलम का इस्तेमाल करने लगते हैं लिखने के लिए, तब वो एक संसाधन बन जाता है, एक वस्तु से एक संसाधन का रूप धारण कर लेता है। तो संसाधन का अर्थ है कि जब कोई वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल में ली जाए तब उसको कहते हैं संसाधन। अगर उसे इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है तो वो संसाधन नहीं है। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो संसाधन के बहुत सारे प्रकार आप लोगों ने किताब में पढ़े होंगे, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वाला वीडियो भी जिसमें पूरे चैप्टर को पढ़ाया गया है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अभी मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनको हल करवाऊंगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और ऑप्शन में है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। चलिए, यहाँ अनवीकरणीय लिखा हुआ है, इसको अनवीकरणीय बना लीजिएगा। अब समझिएगा अनवीकरणीय का क्या मतलब होता है। अनवीकरणीय जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सके। नवीनीकरण का क्या मतलब है? मतलब कि जिसको फिर से नहीं बनाया जा सके, है ना। अनवीकरणीय का अर्थ होता है जिसको फिर से नहीं बनाया जा सके। माने अगर हमने एक बार किसी वस्तु का, किसी संसाधन का इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर वो दोबारा इस्तेमाल में आने लायक होगी भी तो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत सैकड़ों सालों का समय लगेगा। जैसे कि पेट्रोल, आप जब एक बार गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है ना, वो उस संसाधन का दोहन हो जाता है, फिर आप उस संसाधन का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से सौर ऊर्जा, है ना। उसी तरह से क्या है? सौर ऊर्जा, ध्यान से देखना, है ना। तो सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा माने कि सूरज से जो ऊर्जा मिलती है आपको, जैसे कि सोलर होता है जिससे घर में बिजलियाँ चलती हैं, बल्ब जलते हैं, पंखा चलते हैं, है ना। वो सोलर से जो सौर ऊर्जा हमें मिल रही है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। वो क्या ख़त्म होगी? नहीं ख़त्म होगी। सूरज की रोशनी ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर होने वाली है भी तो उसमें बहुत लंबा समय है ना। तो सौर ऊर्जा कैसी संसाधन हुई? नवीकरणीय संसाधन हुई। कैसी? नवीकरणीय। तो नवीकरणीय जो कि ख़त्म नहीं होने वाला है, और अनवीकरणीय जो कि ख़त्म होने वाला है, जिसका सीमित संसाधन है हमारे पास, कि एक बार इस्तेमाल कर लिए तो आने वाले समय में अब क्या होगा, उसको दोबारा बनने में बहुत ही लंबा समय लगेगा। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कैसे? कि आप सुनते भी होंगे कि कोयला का हमें क्या प्राप्त होता है? खान प्राप्त होता है। कोयला के खान से कोयला निकाला जाता है। यानी जाहिर सी बात है कि वो जो खान होगा उसमें सीमित कोयला होगा, हम लोग उतना ही कोयला उससे निकाल पाएंगे, है ना। तो इसलिए कोयला का जो भंडारण है वो सीमित है, इसलिए ये किस तरह का संसाधन हुआ? अनवीकरणीय संसाधन हुआ। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय। ध्यान से समझना, मानवकृत जिसको कि मानव ने क्या किया है, खुद से बना करके इस्तेमाल में लेने लायक बनाया है, यानी कि संसाधन बनाया है उसको, तो उसको मानवकृत कहेंगे। पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीकरणीय, जिसको दोबारा से प्राप्त किया जा सके, है ना। अजैव यानी कि जो किसी निर्जीव स्रोत से उत्पन्न हुआ है ना। और अचक्रीय यानी कि जिसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सके। मतलब ये दोनों वही है, यह है अनवीकरणीय और यह है नवीकरणीय, ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य है, उसका दोबारा से
उसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, तो बी है। और सौर ऊर्जा जो है वो मानवकृत भी है, यानी कि मानव ने क्या किया है, सौर ऊर्जा को सोलर प्लेट से और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, तब जाके हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, है ना। नहीं तो सौर ऊर्जा तो बहुत पहले से था, प्राचीन काल से ही था, लेकिन पहले थोड़ी ना सोलर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था, नहीं ना। तो मानव ने ही क्या किया है, कुछ ना कुछ विकास करके उसको संसाधन बनाने का काम किया। तो ये दोनों हमारा सही आंसर है, इसमें से कोई भी हम सही आंसर लगा सकते हैं। तो आपकी किताब में ए दिया है तो ए ही लेकर चलते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये भी आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा। समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर आगे तक का जो क्षेत्र होता है उसको आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है बी। तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अगला सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, है ना। तो ध्यान से समझना, अर्थव्यवस्था में हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना पड़ता है। मतलब कि पैसा कहाँ से आएगा, है ना, हम अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे, प्रकृति से ही पूरा करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना होगा। माने कि अगर घर बनवाना है तो जंगल काटना पड़ेगा, तब ना ज़मीन पर घर बनेगा, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अच्छा फर्नीचर बनवाना है तो पेड़ काटना पड़ेगा, तो पेड़ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्तर पर क्या करने लगते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास करने लगे, बहुत ज़्यादा पेड़ काटने लगे, है ना, नदियों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने लगे, है ना, तब जाकर के वो क्या कहलाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। माने कि हम अपने पर्यावरण पर डाका डाल रहे हैं, क्यों, अपने फायदे के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अनियोजित विदोहन माने कि बिना सोचे समझे संसाधनों को क्या किए जा रहे हैं, इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, बताइए। ये भी सवाल आपकी किताब का है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 12.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है ना। यानी कि समुद्री तट जो है उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो 12.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसको राष्ट्रीय संपदा कहते हैं। ये आपकी किताब में जो दिया हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये भी किताब का ही प्रश्न है। तो पंजाब में क्या हुआ ना कि अधिक सिंचाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण होने लगा, है ना, यानी भूमि की उपज शक्ति जो है वो कम होने लगी। क्यों? अधिक पानी पटाने से, माने अधिक सिंचाई की वजह से, है ना। जैसे आदमी भी जब अधिक खाना खा लेता है, माने औकात से ज़्यादा खाना खा लेगा तो क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा ना। तो उसी तरह से खेत में बहुत ज़्यादा पानी पटा देने से ज़मीन की जो उपज शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जब फसलों के बीच में हम लोग घास की पट्टियाँ लगा देते हैं, है ना, इसके बारे में भी आपने किताब में पढ़ा होगा। ये होता है उत्तराखंड में, है ना, सबसे ज़्यादा ये कहाँ होता है, उत्तराखंड में होता है। सोपानी कृषि प्रसिद्ध है कहाँ पे? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल जिसको कि रेगिस्तान भी कहते हैं, जहाँ पे बालुओं का ढेर लगा हुआ होता है ना, दूर दूर तक सिर्फ बालू ही देखने को मिलता है, और जहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है ना। माने कि रात में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा, है ना, और दिन में टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाएगा, तो उसी को हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। और रेगिस्तान या मरुस्थल कहाँ पे है बता दीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में, आप सब लोग जानते हैं। रेगिस्तान या मरुस्थल कहाँ पे? राजस्थान में। तो सही आंसर है इसका बी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, बताइए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, माने केमिकल है, एंड्रीन, है ना। ये सवाल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेढक के प्रजनन को एंड्रीन रसायन जो है वो नष्ट कर देता है। सही आंसर है सी। अगला सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा, ब्लैक सॉइल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा, है ना, रेगुर मिट्टी जिसको कहते हैं, है ना। तो काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। तो याद कर लीजिए, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। तो इसका सही आंसर है बी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछता है बार बार, है ना। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा।
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? मतलब कि देखो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं ना, उन सबों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि पानी उपलब्ध है, और उसी पानी के कारण क्या है, यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। तो अब देखो, पानी की उपस्थिति के कारण ही जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो वो किस रंग का दिखता है? नीला रंग का दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं नीला ग्रह, है ना। तो धरती के एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी है, इसलिए इसको कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। तो इसका सही आंसर है बी, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो चलिए, हम लोग बार बार सुनते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। इसके बावजूद भी हम लोगों के पास पीने का पानी बहुत कम है ना। इसका कारण क्या है कि जितना पानी इस धरती पर है ना, उसका 96.6%, 96.6% जो पानी है वो कहाँ पे है? महासागरों में है ना। और महासागरों का जो पानी होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसको याद रखना कि धरती पे पानी तो बहुत है, लेकिन सब कहाँ पे है? महासागर में है। 96.6% पानी कहाँ पे है? महासागर में है। तो आप देख रहे हैं ना, उससे भी बहुत कम पानी बच गया पीने के लिए, और उसमें भी बहुत सारी पानी जो है प्रदूषित है, गंदे हैं, तो उसके भी बहुत कम हिस्से को हम लोग पी सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है ना। किसने बांधों को भारत का मंदिर कहा था? बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है, उन्होंने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, है ना। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। इसका सही आंसर है सी। क्या सही आंसर? सी। अगला सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? बताइए। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितनी? 65% जल की मात्रा निहित होती है। इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? संकेंद्रण, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताइए। फ्लोराइड का, आर्सेनिक का, क्लोराइड का या लौह का? तो ये सवाल आप लोग याद कर लीजिए। माने बहुत ज़्यादा जल का प्रयोग करने के कारण, है ना। एक्चुअली हम लोग के यहाँ क्या है कि हम लोग के राज्य में हम लोग को पानी की कमी का पता नहीं चलता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ ज़रूरत होता है 1 लोटा पानी का, वहाँ इस्तेमाल करते हैं 2 लोटा पानी, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल इस्तेमाल करने के कारण, अधिक जल दोहन के कारण आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 का जो डाटा है उसके अनुसार भारत में जितना भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें मैदान हो गया, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें लगभग 25% भाग पर वन का विस्तार था। कब? 2001 में, है ना। तो 2001 की जानकारी के अनुसार भारत में 25% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है ना। अभी की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है, यानी कि लगभग 21% क्षेत्र पर वन का विस्तार है अभी भारत में। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी? भारत की। अब बात करनी है बिहार की। बिहार में लगभग 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है। यहाँ फैलाव लिख लीजिए, है ना। तो बिहार में याद कर लीजिए, भारत में कितने प्रतिशत? 2001 की जानकारी के अनुसार 25%, है ना। और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार लगभग 21%, और बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है डी। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? बताइए। ये भी सीधा का सीधा किताब से डाटा का प्रश्न है, इसको आपको याद ही करना होगा। पूर्व के जो राज्य हैं उसमें 188 आदिवासी जिले हैं,
उन सभी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का 1% है, माने कि पूरे देश में जितना वन है उसका कितना प्रतिशत इन जिलों में है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे देश में जितना वन है उसका कितना प्रतिशत इन 188 आदिवासी जिलों में है ना। तो इसका सही आंसर है 60.11%। माने कि पूरे देश में, पूरे भारत में जितना जंगल है उसका 60% लगभग अकेले कहाँ पे है, 188 आदिवासी जिलों में है। भारत के पूरब में जो 188 आदिवासी जिले हैं उसमें। अगला सवाल है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में? बताइए किस राज्य में, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है सी, भारत के मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? माने वनों के कितने प्रकार है, और ये किस आधार पर पूछ रहे हैं? वन संरक्षण एवं प्रबंधन के आधार पर, है ना। तो इसका सही आंसर है बी, 3 वर्गों में, 3 भागों में बांटा गया है ना। इस बारे में आपने पढ़ा भी होगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन का क्या अर्थ है कि वन को बचाना है ना, यानी वन का जो एक प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम लोग की आवश्यकताएं जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब ज़मीन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि उतनी की उतनी है ना। तो इसके लिए उसको संरक्षित करने का, वनों को संरक्षित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और प्रबंधन को अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट, है ना। तो उसको पहले संरक्षित करना है, फिर मैनेज करना है, मतलब माने कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है, कुछ ऐसी नीतियां तय करनी है कि आने वाले भविष्य में वन भी बचा रहे और वन्य जीवन यानी जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी बचे रहे, क्योंकि ये सब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। अगला सवाल है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है ना। अब देखिए, सबसे ज़्यादा वनों की कटाई हुई है कृषि के लिए ही, क्योंकि पहले झूम खेती होती थी, झूम कृषि में क्या था कि व्यक्ति एक जगह पर टिक के नहीं रहता था, है ना। वो एक जगह पे गया, कुछ महीनों तक रहा, कुछ सालों तक रहा, है ना, वहाँ पे खेती किया और फिर वो चला जाता था दूसरे जगह पर। जब दूसरे जगह पर जाता था तो वहाँ पे खेती करनी होती थी, तो वहाँ के जंगल को काट के हटा देता था, साफ कर देता था, ठीक है। इस तरह से 1951 से 1980 तक लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि में परिवर्तित किया गया। माने कि जो जंगल था वहां से जंगल काट के उसमें अब क्या किया गया, खेती किया गया। ये डाटा कितना है, 26,200। 1951 से 1980 तक लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर जंगल को काटकर उसमें खेती किया गया। अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यह सही आंसर हमारा, पहले में ही सही आंसर मिल गया। संविधान की धारा 21 में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात की गई है और उससे जुड़ा हुआ नियम बनाया गया है। तो संविधान की धारा 21 में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? चलिए, तो ये सवाल भी आपकी किताब से डायरेक्ट डाटा से उठाया गया है, तो इसको भी आपको याद ही करना है कि इसकी चर्चा की गई है आपकी किताब में, है ना, कि एक एनजीओ ने वानिकी रिपोर्ट निकाली थी, है ना, यानी कि सर्वेक्षण किया था 1948 में, है ना। और क्या बताया था कि विश्व में लगभग 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। कब? 1948 में, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार क्या किया है, अस्पताल बनवाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए वनों को काटा है, उसको साफ किया है ना। तो इसका जवाब है 4 अरब हेक्टेयर कि 1948 में विश्व में लगभग 4 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल, है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, है ना। इस सवाल को कुछ इस तरह से समझना कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, है ना,
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, है ना। तो 1968 में हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर है ए, है ना। अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की चर्चा की गई थी, है ना। और ये नीतियां तय की गई थी कि आगे चल के प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से बचा के रखा जाए, क्योंकि जिस रफ्तार में हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहें तो आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ नहीं बच पाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा जीव भारत में ही पाया जाता है? बताइए। इसमें से ये 3 आपके पास ऑप्शन है, ये डॉल्फिन लिखा हुआ है, इसको ऐसे करना, है ना। ये 3 ऑप्शन आपके पास, घड़ियाल, डॉल्फिन और व्हेल। इस तीनों में से कौन ऐसा जीव है जो कि सिर्फ भारत में पाया जाता है ना? घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ए, है ना। तो घड़ियाल आप लोग जाते होंगे, यहाँ पटना के जू में भी जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारा घड़ियाल है ना। ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए में है कबूतर, हंस, मयूर और तोता। तो सही आंसर है इसका सी, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। मयूर को ही बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, मोर के नाम से, है ना। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। कहाँ पे? सुंदरवन में, है ना। तो इसका सही आंसर है बी। ये भी याद कर लीजिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है सवाल, है ना। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में, या फिर इसी को उलट के पूछ देगा कि सुंदरवन में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका जवाब होगा मैंग्रोव्स। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। अगला सवाल है, टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। किस चीज़ में? कैंसर की बीमारी में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, टैक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर की बीमारी में। चरक का संबंध किस देश से है? चरक जो है वो हमारे भारत के हैं। कहाँ के हैं? हमारे भारत के हैं, और इतिहास से काफ़ी गहरा रिश्ता है चरक जी का, तो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो इसका सही आंसर है सी, है ना। ये सब आप लोगों को, ये आप सभी को पता होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चरक कहाँ से हैं? भारत से हैं। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो लगभग 100 के आसपास। कितने? 100 के आसपास। इसका सही आंसर है बी, भारत में लगभग 100 के आसपास खनिज पाए गए हैं। ये भी आपको याद कर लेना है। भारत में लगभग 100 के आसपास खनिज पाए गए हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज जिसमें लोहा की मात्रा हो, है ना। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है इसमें से? है ना, मैग्नीज जो है वो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ए। निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है ना। यहाँ पे आप लोग खनिज बना लीजिए, खनिज लिखा हुआ है ना, इसको खनिज कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक और ग्रेफाइट। इसको ग्रेफाइट कर लो, यहाँ पे होगा ग्रेफाइट, है ना। तो देखिए ध्यान से, सोना अधात्विक का मतलब क्या है? अधातु आप जानते होंगे, है ना। अधातु जो कि धातु नहीं होता है, उसका उल्टा होता है। धातु जिसमें चमक हो, एक खास तरह की चमक, उसके कुछ गुण भी होते हैं, आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, उसी का उल्टा होता है अधातु। तो सोना क्या है? सोना एक धातु है ना। टीन भी धातु है और ग्रेफाइट भी धातु है, और अभ्रक जो है वो अधातु है, इसलिए अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। अगला सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बताइए। मतलब उद्योगों की जननी कहने का अर्थ है कि हम लोग कोई भी काम करें, है ना, माने कोई भी उद्योग, कोई भी कारखाना लगाए, कोई भी फैक्ट्री लगाए, तो हमें लोहे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। चाहे आप जिस तरह का भी कारखाना लगा ले, जिस तरह का भी उद्योग लगा ले, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए कि कागज़ बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसमें जो मशीन लगेगा वो किसी से बना होगा? लोहा से बना होगा, है ना। आप फर्नीचर बनाने का कारखाना लगा लिए, तो उसमें भी क्या है? लोहे से बनी हुई मशीनों का उपयोग करना है। चाहे दुनिया का जो भी उद्योग लगा लीजिए, उसमें लोहा का उपयोग होगा ही होगा। तो लोहा को कहा जाता है उद्योगों की जननी, क्योंकि बिना लोहे के कोई भी उद्योग चलना बड़ा मुश्किल है। अभी आप लोग अपने आसपास में नज़र दौड़ाइएगा तो लोहे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला सवाल है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बताइए। लौह अयस्क का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अयस्क माने जिससे लोहा प्राप्त होता है ना। तो लौह अयस्क जो है
वो हेमेटाइट है ना, क्या है, हेमेटाइट। सही आंसर है इसका बी, हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन किया जाता है? बताइए। कर्नाटक में, गोवा में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? सही आंसर है इसका ए, कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, याद कर लो। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे? कर्नाटक पे। अगला सवाल है, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है ना? छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में पूरे भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित होता है? बताइए। इसका सही जवाब है बी, 20% है ना। तो ये भी कुछ फैक्ट्स है, तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत? 20% लोहे का उत्पादन किया जाता है। माने पूरा भारत मिलकर जितना लोहा बनाता है उसका 20% छत्तीसगढ़ बनाता है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? माने पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत, सबसे ज़्यादा मैंगनीज उत्पादन करने वाले देशों में, है ना। इसका सही आंसर है बी, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंगनीज जो है उत्पादन होता है दूसरे नंबर पर, कहाँ पे? भारत में। तो इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो ये वाला सवाल भी बिल्कुल आपका किताब से डिट्टो उसी तरह से उठा लिया गया है ना, जो लाइन लिखा गया है जिस तरह से उसी तरह से। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। कितना? 10 किलोग्राम, है ना। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित किया जाता है? लौह अयस्क, टीन, मैंगनीज या तांबा? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज उत्पादन किया जाता है। क्या? मैंगनीज। इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज उत्पादन किया जाता है। इसका सही आंसर है बी, याद कर लीजिए। अगला सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए। मैंगनीज की, टीन की, लोहा की या बॉक्साइट की? एल्युमिनियम बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसका सही आंसर है डी, है ना। एल्युमिनियम किस चीज़ से बनता है? बॉक्साइट से बनता है। इसको याद कर लीजिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको पहले से भी याद होगा। अगला सवाल है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में कुल कितना तांबा है? देश में तांबे का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन। देश में तांबे का कुल 125 करोड़ टन भंडार है। तो इसका सही आंसर है बी, याद करिए। देश में कितना तांबा है बाबू? 125 करोड़ टन। अगला सवाल है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड जो कि पहले एक ही राज्य था, है ना, बाद में अलग अलग हो गया, है ना। तो इस दोनों राज्यों को मिलाकर पूरे देश का लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। कितना? 80%, है ना। पहले तो ये दोनों राज्य एक ही था, तो दुनिया में नहीं, देश में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादित करने वाला राज्य था, और अभी अलग अलग है। तो ये दोनों राज्य मिलकर देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कच्चा माल का मतलब आप जानते हैं जिससे कि उत्पादन किया जाता है। तो सीमेंट बनाया जाता है चूना पत्थर से। किससे बनाया जाता है? चूना पत्थर से। तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? खनिज तेल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? बताइए। असम में। कहाँ पे है? असम में। खनिज तेल का सबसे अधिक भंडारण कहाँ पे है? असम में है। इसका सही आंसर है ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? बताइए। कलपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में या फिर तारापुर में? भारत में तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में। भारत के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है डी।
भारत के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। याद कर लीजिए, तारापुर आपको याद रहेगा, है ना, जहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था। इसमें से कौन सा ऊर्जा जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है, बताइए। जल अनवीकरणीय नहीं है, जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये नवीकरणीय है, क्योंकि जल चक्र जो होता है उसके सहारे एक बार जब हम लोग जो जल इस्तेमाल करते हैं वो फिर से धरती पर आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जल बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि जल आ तो जाता है लेकिन पीने लायक जल हमारे पास नहीं आ पाता है। सौर ऊर्जा यानी सूरज के प्रकाश जो है वो भी नवीकरणीय है। पवन माने कि हवा जो है वो भी नवीकरणीय है। कोयला अनवीकरणीय है, ये आपने पहले सवाल में ही पढ़ा था। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा उसको कहते हैं जिसको कि हम लोग प्रकृति से जिस रूप में हमें मिलता है हम लोग उसी रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कोयला जो है वो प्राथमिक ऊर्जा है, जिस तरह से कोयला मिलता है उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। विद्युत को हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि विद्युत का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह से, है ना। बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, या फिर गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीवी चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये किस ऊर्जा से बनता है, किस स्रोत से बनता है? विद्युत जो है वो जल स्रोत से बनता है ना, जल से बनता है, या फिर अलग अलग स्रोत होता है इसका, है ना। कई अलग विधियाँ भी है बिजली बनाने की, विद्युत बनाने की, है ना, लेकिन वो किसी दूसरे स्रोत से ही बनती है, इसलिए ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये किसी सोर्स से नहीं बनती है, बल्कि ये अपने आप में ही एक स्रोत है। मतलब डायरेक्ट जिस तरह से प्राकृतिक गैस मिलता है हम लोग उसी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? गैर पारंपरिक यानी कि जिसका इस्तेमाल हमने हाल फिलहाल में ही शुरू किया है और जिसके इस्तेमाल के लिए हमें पहले से तकनीक और ज्ञान नहीं था, है ना। तो इसमें कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज तो बहुत पहले से उपलब्ध था, उसका प्रकाश भी, लेकिन इधर हाल फिलहाल में हम लोगों को तकनीक और ज्ञान मिला है ताकि हम लोग क्या कर सके, उस प्रकाश को इस्तेमाल में ले सके, इसलिए सही आंसर इसका डी। गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? लगभग 20 करोड़ साल पहले। यह भी आपकी किताब का क्वेश्चन है, डिट्टो जैसे किताब में लिखा है वैसे ही सवाल भी है। गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण हुआ था लगभग 20 करोड़ साल पहले। इसका सही आंसर है ए, याद करिए। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन सा? माने कि सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड जो कि पहले बिहार का हिस्सा था लेकिन अब क्या है, अलग है ना। तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित किया जाता है झारखंड में, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बिहार जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, क्योंकि जितना जो संसाधन वाला क्षेत्र था वो सब कहाँ चला गया? किस में? झारखंड में, जिसमें मुख्य रूप से क्या आता है? कोयला आता है ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित होता है कहाँ पे? झारखंड में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयले का प्रकार भी आपको पढ़ाया गया है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार यानी कि जिसको जलाने पे क्या हो, कम धुआं निकले, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे और प्रदूषण कम फैलाए। तो इसका सही आंसर है ए, एंथ्रासाइट जो है वो कोयले का सबसे बढ़िया प्रकार है। सर्वोत्तम मतलब कि सबसे अच्छा प्रकार है। तो इसका सही आंसर है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई पर ऐसा क्या होता है, क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। किस चीज़ के लिए? खनिज तेल के लिए, है ना। तो मुंबई हाई में पे सबसे ज़्यादा खनिज तेल मिलता है और इसी के लिए वो प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल, मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, याद कर लीजिए। अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये तेल शोधक कारखाना का अर्थ क्या है, सो समझ लीजिए। जैसे प्राकृतिक तेल हमें जब मिलता है ना, तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती है। इम्प्यूरिटीज़ माने कि कुछ प्रदूषक होते हैं, माने कुछ गंदगी होती है ना। तो इन कारखानों में क्या किया जाता है, उस तेल का शोधन किया जाता है, माने कि फिल्ट्रेशन, है ना। और उस तेल से उन अशुद्धियों को, उन प्रदूषकों को, उन गंदगियों को अलग किया जाता है, ठीक है। तो भारत का पहला इस तरह का कारखाना कहाँ पर लगा था, बताइए। मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या फिर गुवाहाटी में? इसका सही आंसर है सी। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। कहाँ? डिगबोई में। तो याद कर लीजिए,
डिगबोई में तेल शोधक कारखाना भारत का पहला। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ, है ना। पेट्रोलियम से ही हमें प्राकृतिक गैस मिलता है, ये बातें आप जानते होंगे। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, ब्यास या फिर सतलज? इसका सही आंसर है सी, भाखड़ा नांगल। इसको नांगल बना लेना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी सतलज नदी के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, सारवती, चंबल या हीराकुंड? दक्षिण भारत, है ना, साउथ इंडिया, वहाँ की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा, है ना। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, इसको याद कर लीजिए। सही आंसर इसका ए। अगला सवाल है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, इसमें से किस जगह पे ताप विद्युत केंद्र है? बताइए, गया में, बरौनी में, समस्तीपुर में या फिर कटिहार में, है ना। तो ताप विद्युत केंद्र जो है वो बरौनी में है। कहाँ पे? बरौनी में, है ना। ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे? बरौनी में है। और तारापुर में परमाणु केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, है ना। तो ये दो सवाल आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ताप विद्युत केंद्र बरौनी में है और तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये दो सवाल आप अभी याद कर चुके हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगबोई, झड़िया, घाटशिला या फिर जादूगौरा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगौरा। क्या है? जादूगौरा। तो इसका सही आंसर है डी। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जादूगौरा में होता है ना। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगौरा। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कौन सा? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा या फिर कैगा? तो ये सवाल इससे पहले भी आया था। सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे? तारापुर में ही है, जहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना। परमाणु को ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इस बात को समझना। सौर ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा का क्या अर्थ है? सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना, है ना। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज का टेम्परेचर होगा, वहीं पे सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना है ना। और ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है रेगिस्तानों में, है ना। रेगिस्तानों में दिन के समय टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बालू पाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में, है ना। रेगिस्तान या मरुस्थल। तो भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला सवाल है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वार एवं तरंग ऊर्जा, है ना, यानी ज्वार एवं तरंग से ऊर्जा बनाना, ये कहाँ पे संभव है? जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ज्वार भाटा जो होता है, यानी समुद्र का तट जहाँ पे होगा वहीं पे संभव होगा, है ना। तो इसका सही आंसर है बी, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन का भारत के लिए सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। सही आंसर है बी। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? बताइए। सीमित माने कि निश्चित है कि हमारे पास इतना ही प्राकृतिक संसाधन है। इसमें से कौन है? खनिज तेल, हवा, सौर ऊर्जा या पानी? तो हवा क्या हमारे पास सीमित है? नहीं, अनलिमिटेड है। सौर ऊर्जा भी अनलिमिटेड है, पानी भी अनलिमिटेड है, लेकिन पीने लायक पानी जो है वो सीमित है, याद रखना, है ना। अब हम बोल दिए कि पानी अनलिमिटेड है तो जाके पानी बहाने मत लगना। हमारे पास पीने लायक पानी बहुत कम है। पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो है सो कि इसका भी सीमित नहीं है, असीमित है। खनिज तेल जो है, माने कि जो तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, है ना, तो वो सब जो है सो कि हमारे पास सीमित मात्रा में है। तो इसका सही आंसर है ए। खनिज तेल जो है हमारे पास उसका भंडारण सीमित है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इस सब में देखिए, मानवकृत तो नहीं होगा क्योंकि प्राकृतिक रूप से होता है। अजैव भी नहीं होगा, जैव भी नहीं होगा, क्योंकि जैव उसको बोलते हैं जो कि सजीव के स्रोत से बनता है और अजैव जो कि निर्जीव के स्रोत से बनता है। लेकिन यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन होगा, यानी ज्वारीय ऊर्जा को फिर से बनाया जा सकता है। जितना पर ज्वार भाटा आएगा उतनी पर ज्वारीय ऊर्जा को बनाया जा सकता है। अगला सवाल है,
लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बताइए। लौह अयस्क यानी कि ये क्या है? एक तरह का खनिज है, और खनिज का हमको क्या मिलता है? भंडार मिलता है। भंडार मिलता है इसका मतलब है कुछ सीमित है ना, कि एक बार खत्म हो गया तो हो गया, अब उसको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका सही आंसर है बी, लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार गया तो भाई गया, है ना, अब दोबारा उसको बनने में हजारों साल का समय लगेगा। अगला सवाल है, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? देखिए, इससे पहले भी सेम सवाल आया था, है ना, उसका आंसर हमने पढ़ा था सी, 12.2। सागर तट से किसी महासागरीय क्षेत्र के 12.2 किलोमीटर तक के आगे तक का जो भी संसाधन होता है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है। सही आंसर है सी। अगला सवाल है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ध्यान से देखना, काली मिट्टी जिसका दूसरा नाम क्या है बाबू, बताओ तो। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, याद रखना, है ना। रेगुर मृदा या फिर काली मृदा, दोनों एक ही तरह की मृदा का नाम है, और इसको याद रखना क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सवाल पूछता है बार बार, है ना। अब ये काली मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है ना, किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ना, जिसमें कपास की खेती की जाती है। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में, है ना, नदी घाटी यानी कि आप समझ लीजिए नदी का किनारा, है ना, और वहाँ पे क्या होता है कि जब बाढ़ आता है या फिर नदी की जलधारा जब आगे बढ़ती है, माने पानी जब आगे बढ़ता है, तो वो कहीं दूसरे जगह से बहा के लाया हुआ जो मिट्टी होता है वो वहाँ पर छोड़ करके चली जाती है ना। तो अधिकतर जो भारत की प्रायद्वीपीय नदी घाटियाँ हैं उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का अर्थ है जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, माने कि जो कि जल को ज़्यादा देर अपने में सोख के रख सके, है ना, जल को ज़्यादा देर अपने अंदर में रख सके, तो उसी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब है डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें कौन भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? माने भूमि ह्रास को कम करने के लिए इसमें से किसको अपनाया जा सकता है? भूमि को जलमग्न बनाए रखना नहीं, माने मिट्टी में हमेशा पानी पटाए रहो, तो इससे क्या होगा? भूमि का निम्नीकरण होगा, उसकी उपज शक्ति कम होगी। बाढ़ नियंत्रण, ये हमारा सही जवाब है। बाढ़ नियंत्रण अगर हम लोग करेंगे तो इससे भूमि का जो उपजाऊ शक्ति है वो ठीक ठाक रहेगा और फसल जो है वो खराब नहीं होगा, है ना। बाढ़ नियंत्रण ये होगा हमारा सही जवाब। अगला भी पढ़ लो, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना। तेजी लाने से क्या होगा? भूमि का और ज़्यादा ह्रास होगा ना, तो ये भी जवाब नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये वाला होगा जवाब, बाढ़ नियंत्रण। अगला सवाल है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? माने कि भारत में कितना प्रतिशत पर्वत पाया जाता है? 30%। कितना? 30%, है ना। भारत में लगभग 30% पर्वत पाए जाते हैं। अगला सवाल है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है ना? इसमें से किस परियोजना को चलाया गया था बाढ़ नियंत्रण के लिए? कोसी को, चंबल को, भाखड़ा को या फिर हीराकुंड को? आप लोग सुनते भी होंगे। कोसी परियोजना जो है वो शुरू की गई थी बाढ़ नियंत्रण के लिए, है ना। किस चीज़ के लिए? बाढ़ नियंत्रण के लिए, है ना। तो इसका सही जवाब है सी, कोसी। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण। क्या था? बाढ़ नियंत्रण। सही आंसर है सी, याद कर लीजिए। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है ना। यानी कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता, माने कि एक साल में एक व्यक्ति के पास कितना पानी उपलब्ध है ना, और वो पानी कैसा होना चाहिए? उपयोग के लायक होना चाहिए, है ना। जैसे कि महासागरों में तो बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता ना, किसी भी तरह से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लवणीय होता है, माने कि उसमें नमक होता है, खारा पानी होता है। तो इस संदर्भ में विश्व पूरे दुनिया में भारत का 133वां स्थान है। कौन सा? 133वां स्थान है, यानी कि हम लोग काफ़ी नीचे हैं। हमारे पास पीने लायक पानी जो है बहुत ही कम है। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? राष्ट्रीय पेयजल मिशन, जिसका उद्देश्य था कि लोगों तक पीने लायक पानी जो है वो साफ सुथरा शुद्ध पानी पहुंच सके। ये शुरू हुआ था 1986 में, 1986 में। तो भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था। इसका सही जवाब है डी, याद कर लीजिए।
भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था। अगला सवाल है, इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? देवदार की, सागवान की, हेसलॉक की या फिर बलूत की? आप लोग गांव में सुनते होंगे कि सागवान का पेड़ जो होता है बड़ा महंगा बिकता है ना? क्यों बिकता है? क्योंकि उसकी जो लकड़ी होती है वो बड़ा मजबूत होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सागवान जो होता है बहुत कड़ा होता है, बहुत रिजिड होता है ना? और इसी के कारण उसमें मजबूती भी होती है। तो इसका सही आंसर है सी। इस चारों में सागवान पेड़ की जो लकड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा कड़ी होती है। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत वन भूभाग पर वन रहना चाहिए, है ना? तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो है ना, जो कि पूरे भारत में वनों का जो स्थिति है उसके बारे में पता लगाती है और ये तय करती है कि हम लोगों को कितने वन की आवश्यकता है। इस पर्यावरण का जो तंत्र है, यानी कि इसका जो संतुलन है वो बने रहने के लिए वनों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन यानी जंगल का होना जरूरी है ना? तो ये राष्ट्रीय वन नीति ने हमारे देश को अपने रिपोर्ट में बताया था कि हमारे कुल भूभाग पर लगभग 33.3% जो क्षेत्र है उस पर क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33.3% भूभाग पर वन रहना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल है, भारत में सफेद बाघ इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट टाइगर, है ना? अभी एक मूवी भी आई थी व्हाइट टाइगर, है ना? तो और हम लोग का जो पटना का जू है उसमें भी एक व्हाइट टाइगर है, सफ़ेद बाघ है। तो अगर आप लोग जाइएगा तो जरूर से उसको खोजिएगा और देखिएगा, है ना? भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? प्रजनन केंद्र यानी कि जहाँ पे एक केंद्र बनाया जाता है जहाँ पे ऐसे जानवरों को जो कि रेयर हो चुके हैं, माने कि जिसकी संख्या कम है ना, उनको लाया जाता है और उनका प्रजनन करवाया जाता है ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, उनका संतुलन बना के रखा जा सके, है ना? तो भारत के उड़ीसा राज्य में प्रजनन केंद्र बनाया गया है, किसके लिए? सफ़ेद बाघ के लिए, माने कि व्हाइट टाइगर के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, याद कर लीजिए। भारत के उड़ीसा राज्य में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? चिपको आंदोलन मैंने आपको इससे पहले इतिहास में भी पढ़ाया था कि ये अंगू के पेड़ काटने से संबंधित है और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे उनको पेड़ काटने का यानी जंगल से लकड़ी काटने का अधिकार नहीं दिया गया था। और ये अधिकार, ये अनुमति किसको दिया गया? कुछ खेल सामग्री बनाने वाली जो प्राइवेट कंपनियां थी, जो व्यापारी लोग थे, उनको दिया गया था। और इसी के विरोध में वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ में आंदोलन शुरू कर दिया था, है ना? और इसमें महिलाओं की भी बहुत अधिक भूमिका रही थी। तो ये किनके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किसके? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर है ए। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है और इन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के घाटशिला में कौन सा खनिज मिलता है? अवरक। कौन सा? अवरक, है ना? अवरक, है ना? या फिर अभरक, है ना? ये खनिज जो है झारखंड के घाटशिला में सबसे अधिक मिलता है और इसी के लिए झारखंड का घाटशिला प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? चट्टानों का प्रकार भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना? पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम आग्नेय चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, किन चट्टानों में मिलता है? देखिए, पेट्रोलियम जो है वो परतदार चट्टानों की परतों के बीच में पाया जाता है ना? और ये इस सवाल का सही जवाब होगा बी। पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है। परतदार चट्टानें जिसकी कई परतें होती हैं, है ना? और उसी के बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी। पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है। अगला सवाल है, इनमें कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? केरल तट पर बालू के रूप में कौन सा खनिज मिलता है? तो कोयला तो बालू के रूप में मिलने का सवाल ही नहीं है, सोना भी नहीं। तो हमारा सवाल आंसर होगा यूरेनियम या फिर थोरियम, है ना? तो केरल तट पर बालू के रूप में थोरियम मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम। इसका सही आंसर है सी। याद कर लीजिए, केरल तट पर बालू के रूप में क्या मिलता है? थोरियम, है ना? यूरेनियम के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो है सो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक खनिज है ना?
और पूरी दुनिया में इसकी बहुत अधिक मांग है। और इस सवाल का जवाब में अभी हम लोगों ने देखा कि थोरियम जो है वो केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो गया सी। और इसी के साथ पहले अध्याय में यानी कि पहले इकाई में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सबों को अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ यानी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया है, समझ लिया है। उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब आपका लाइव क्लास शुरू हो तो आपको उसका लिंक सही समय पर मिल जाए और आपका एक भी क्लास नहीं छूटे। मुलाकात होगी फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।